दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर परेशान होंगे क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी एंड यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड यू एग्जाम की नोटिफिकेशन एक साथ आ गई है। देखो वैसे तो नोटिफिकेशन आना खुशी की बात होती है, बट दो मेजर एग्जाम्स की नोटिफिकेशन एक साथ आना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि फिर हमारे पास एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि हमें कौन से एग्जाम की तैयारी प्रायोरिटी में करनी चाहिए। क्या हम दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वही केस इस टाइम पर आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है कि सर आरबीआई ग्रेड बी भी हमारा टारगेट था, उसको भी हम जो है अटेम्प्ट करना चाहते थे, और यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि रेयरली मिलती है, हम इसको भी टारगेट करना चाहते थे। अब दोनों एग्जाम्स एक साथ तो हम कैसे मैनेज करें, एग्जाम डेट भी ऑलमोस्ट क्लोज आ चुकी है, तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए हमें समझना चाहते हैं। तो इस सेशन के एंड तक आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप अपने लिए राइट डिसीजन चूज कर पाओगे। तो इस सेशन एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको डिकोडेड सिलेबस मिलता है एपीएफसी और ईओ एग्जाम का, बल्कि आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलते हैं जिनको आप अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई क्यों। देखो 29 जुलाई 2025 से पहले हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फुल फोकस के साथ तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि भाई एग्जाम आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ग्रेड ए आएगा इस बार, कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रेड बी आएगा लेकिन बहुत कम वैकेंसीज के साथ आएगा। तो हमारी आरबीआई की तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, हम बस लगे हुए थे थोड़ा बहुत, बट फुल फोकस के साथ हमारी प्रिपरेशन नहीं थी। उस बीच क्या हुआ कि भाई 29 जुलाई 2025 को यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई, और हम लोग जो कि आरबीआई ग्रेड बी की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कूद पड़े। हमें लगा कि भाई इस एग्जाम की जो है सर्टिनिटी इस टाइम पर ज्यादा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है और 30 नवंबर 2025 एक्सपेक्टेड डेट भी है, तो हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और अगर बाद में आरबीआई ग्रेड भी आएगा तो हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे, बट अभी क्योंकि एपीएफसी और ईओ एग्जाम हमारे सामने है तो हमें इसकी तैयारी प्रायोरिटी में कर लेनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो आरबीआई ग्रेड बी वाले स्टूडेंट थे या फिर बैंकिंग वाले स्टूडेंट थे, जो कहीं ना कहीं आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट बनाना चाह रहे थे, उन्होंने अपना टारगेट शिफ्ट करके यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ईओ एग्जाम कर लिया। बट दोस्तों क्या हुआ कि भाई 10 सितंबर 2025 को आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन भी आ गई। अब यहां पे एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई कि 18 अक्टूबर 2025 को फेज 1 एग्जाम है और 6 दिसंबर 2025 को फेज 2 एग्जाम है। तो अब आपकी ना सिर्फ नोटिफिकेशन क्लैश हुई बल्कि एग्जाम डेट भी क्लैश हो गई कि भाई 30 नवंबर 2025 को कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है एपीएफसी एग्जाम का, ईओ एग्जाम का, और 6 दिसंबर को फेज 2 एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो गए कि भाई हमारे लिए राइट ऑप्शन क्या रहेगा, हम क्या करें, क्या करें हम इस टाइम पर। हमारी सिचुएशन बहुत ही कंप्लेक्स होगी कि भाई हम आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी छोड़ के एपीएफसी एग्जाम की तैयारी में आए और अब फिर दोबारा आरबीआई ग्रेड भी आ गया, तो कैसे मैनेज करें दोनों सिचुएशन को। देखो आइडियली आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है कि भाई या तो आप सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पे फोकस कर लें, अब उस एग्जाम की तैयारी कर लें अब ढंग से, ठीक है, एपीएफसी ईओ को भूल जाएं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई आरबीआई ग्रेड बी को भूलते हैं तो अगले साल भी आ सकता है, हम यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी करते हैं ढंग से, या फिर हम दोनों एग्जाम्स को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, और ये ऑप्शन में राइट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, वो कैसे चूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी एस्पिरेशंस क्या है, और इस टाइम पर प्रिपरेशन लेवल पर आप कहां पर स्टैंड करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम हर एक एग्जाम के हर एक ऑप्शन को ढंग से चूज करने की बारे ढंग से सिलेक्ट करने के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से पता लग जाए कि भाई हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि हम सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम टारगेट करने के बारे में सोचते हैं। ये कौन से बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। देखो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम चूज करना उस बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा जिसका क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छा है, जो कि क्वांट में काफी इंटेलिजेंट है, काफी अच्छी प्रिपरेशन कर चुका है और रीजनिंग में भी काफी स्ट्रांग है। उस बच्चे के लिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम ज्यादा सुटेबल लगता है, क्योंकि फेज 1 एग्जाम फिर आप क्वालिफाई करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट है फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, उसको आरबीआई ग्रेड बी की तरफ आना चाहिए। या फिर जो बच्चा थोड़ी आइसोलेटेड, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर, पब्लिक जो है इंटरेक्शन से दूर, एक रेगुलेटरी बॉडी में अच्छी पोस्ट चाहता है, मैनेजर लेवल की पोस्ट चाहता है, उसको आरबीआई ग्रेड बी में आना चाहिए। जिस बच्चे के पास प्रिपरेशन का टाइम कम है कि भाई मैं 8-9 घंटे नहीं पढ़ सकता हूं डेली, मैं मैक्सिमम 5-6 घंटे निकाल सकता हूं डेली, तो अब बताओ मैं बिगिनर हूं तो मुझे कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए, तो उसके लिए आरबीआई ग्रेड भी थोड़ा सुटेबल है। या फिर जो बच्चा ऑलरेडी एफएम एंड ईएसआई के बेसिक्स कवर कर चुका है, उसके लिए आरबीआई ग्रेड भी एक बेटर चॉइस है। क्योंकि जब आप क्वांट एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो क्वांट एंड रीजनिंग का लेवल आप लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी के पेपर्स में देखा होगा
कि भाई काफी तगड़े क्वेश्चन आप लोगों से आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट और रीजनिंग के ऊपर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सीसेट से काफी हाई लेवल है, यहाँ पे जो है बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनसे काफी हाई लेवल है। तो आप लोग सिंपल अगर क्वांट और रीजनिंग आपको आता है, आप काफी डरते भी है क्वांट रीजनिंग में, आप काफी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ये एग्जाम फिर थोड़ा सा टफ लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम में। तो उस बच्चे के लिए एग्जाम थोड़ा ज्यादा सुटेबल है जो कि स्ट्रांग है क्वांट और रीजनिंग में। तो अगर आप इस एग्जाम का सिलेबस देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे फेज 2 में आप लोगों को ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज देखने को मिलेगा, और आप लोगों को एफएम वाला एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, प्लस यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग भी देखने को मिलेगी। तो जिस बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ठीक है, और पहले उसने मैनेजमेंट पढ़ रखा है, फाइनेंस पढ़ रखा है, तो उसके लिए एग्जाम थोड़ा ज्यादा सुटेबल है, उसको इस एग्जाम में आना चाहिए। तो एक बच्चा अगेन जो कि आरबीआई ग्रेड बी में मैनेजर बनना चाहता है, ठीक है, और थोड़ी आइसोलेटेड जॉब चाहता है, उसके लिए जो आरबीआई ग्रेड बी वाला ऑप्शन है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको पब्लिक इंटरेक्शन देखने को मिलेगी और ना ही आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। आप एक रेगुलेटरी बॉडी में अच्छे लेवल पे काम करोगे, अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी सैलरी होगी, ये सारे पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपके पास टाइम कम है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, 5 ही घंटे डेली पढ़ सकते हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी इज अ गुड चॉइस फॉर यू। अब बात करते हैं कि भाई यूपीएससी ईपीएफओ किसके लिए अच्छी चॉइस है, किसको सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम चूज करना चाहिए। तो सर जो बच्चा जनरल स्टडीज के कंपोनेंट्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है कि भाई पॉलिटी मुझे आती है, हिस्ट्री मुझे आती है, कल्चर मुझे आता है, इंडियन इकोनॉमी मुझे आता है, जनरल साइंस मुझे आता है, डेवलपमेंटल इश्यूज मुझे आता है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सीसेट भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, क्वांट भी मुझे आता है, रीजनिंग भी मुझे आता है, तो उस बच्चे को यूपीएससी ईपीएफओ की तरफ आना चाहिए। तो इसके दो रीजन है। पहली बात तो कोई आपका अराउंड 70% सिलेबस पहले ही ओवरलैप कर रहा है विद यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। और दूसरी बात कि भाई सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यहां पर भी एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट कर रहा है, तो जो स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का, वो आप लोगों को यूपीएससी के लुक लाइक देखने को मिलेगा। एक और बात कि भाई आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मोड का टेस्ट है। वहां पर फेज 1 में आप लोगों को जो है कंप्यूटर पे टेस्ट देना है, और फेज 2 में आप लोगों को जो टाइपिंग करके आंसर सबमिट करना है, तो वहां पर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। तो यूपीएससी वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा थोड़ा सा आरबीआई ग्रेड बी को टफ पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट यहां पर एपीएफसी एग्जाम में आपको सिर्फ 30% सिलेबस प्रिपेयर करना है, अदरवाइज पैटर्न आप लोगों की जो है नॉलेज वाला ही है, आप लोगों के स्टाइल वाला ही है। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है उसी स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं, उसी नेचर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को काफी लुक अलाइक वाली फीलिंग आएगी अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे भी, और अगर आप कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट देने जाएंगे, दोनों ही केस में आपको यूपीएससी वाला जो एडवांटेज है वो देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा पब्लिक सर्विस में इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे तो लोगों की सेवा करनी है, जो लास्ट लाइन में भी आदमी खड़ा है ना लास्ट में, उसकी भी मुझे हेल्प करनी है, मुझे उसके पेंशन का ध्यान रखना है, मुझे उसके इंश्योरेंस का ध्यान रखना है, मुझे उसके पीएफ का ध्यान रखना है। अगर ऐसी आपकी जो है ओरिएंटेशन है कि भाई आपको पब्लिक सर्विस करना है, और आप इसी वजह से शायद यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आना चाहिए। तो जिन बच्चों का क्वांट एंड रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और जो बहुत बेसिक लेवल का क्वांट एंड रीजनिंग जानते हैं और सीसेट की तैयारी कर चुके हैं, तो उनको भी एपीएफसी या ईओ एग्जाम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्यूआरई वीक है तो आरबीआई ग्रेड भी आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। दोस्तों जो बच्चे ऑलरेडी एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पहले से, ठीक है, अब आरबीआई ग्रेड भी आ गया, तो आरबीआई ग्रेड भी का मन बना रहे हैं, तो वो शायद सही अप्रोच नहीं रहेगी। आप जिस एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे थे उस एग्जाम की तरफ ही आपको अभी भी रहना चाहिए, आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर शिफ्ट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी भी जगह के नहीं रह पाएंगे, थाली के बैगन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पहले से यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं 29 जुलाई या फिर उससे पहले, तो अभी आपने ऑलरेडी 1.5 महीना प्रिपरेशन पे लगा दिया था, तो अब आपको शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1.5 महीना बहुत होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी में। तो यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ कौन से वाले बच्चे के लिए है, जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस बैकग्राउंड का है, जिसका जीएस एंड क्यूआरई ठीक ठाक प्रिपेयर्ड है, ठीक है, जहां पे कंफर्टेबल है, 70% सिलेबस एपीएफसी का ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, और जो बच्चा क्वांट एंड रीजनिंग में थोड़ा नॉर्मल लेवल का पब्लिक सर्विस में इंटरेस्टेड है, उसको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आना चाहिए। ये एक अच्छी चॉइस रहेगी उस वाले बच्चे के लिए। अब दोस्तों किस बच्चे के लिए दोनों ही चॉइसेस बेस्ट हैं कि भाई हम आरबीआई ग्रेड बी भी मैनेज करते हैं और साथ में ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम भी मैनेज कर सकते हैं। देखो ये बहुत रेयर केस रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब हम दो एग्जाम्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर टाइम बहुत ज्यादा चाहिए उसको प्रिपेयर करने का, दोनों एग्जाम्स को प्रिपेयर करने का। तो अगर आपके पास दिन में 8 से 10 घंटे मिनिमम, तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के बारे में सोचना चाहिए। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है कंजर्वेटिव रहूंगा, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहूंगा कि भाई नहीं, आपको दोनों एग्जाम्स को चूज नहीं करना चाहिए, आपको एक एग्जाम को प्रायोरिटी में जो है रखना चाहिए, दूसरे एग्जाम को आपको एज अ बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 10-12 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, क्वांट रीजनिंग भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका जीएस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर आप बैकअप का भी बैकअप रखना चाहते हैं, तो आप आरबीआई ग्रेड बी में आइए, और पहले कभी अपनी ग्रेजुएशन में या फिर एमबीए के दौरान आप लोगों ने एफएम ऑलरेडी कवर कर लिया है,
तो आपको आरबीआई ग्रेड बी या यूपीएससी ईपीएफओ को एक साथ मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई हमारा क्यूआरई भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर भी हम काफी जो है अप टू डेट है, हमारा जीएस भी काफी स्ट्रांग है, और हमने पहले कभी एफएम ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आप हर कंपोनेंट जो कि दोनों ही एग्जाम में आते हैं उनसे कहीं ना कहीं टच में रहे हो, तो आप इन एग्जाम्स को फिर एक साथ प्रिपेयर करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम भी होगा उस केस में। देखो अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है फिर 5-6 घंटे पढ़ने की सोच रहा है, तो उसके लिए दोनों एग्जाम चूज करने कहीं ना कहीं एक सही सलाह नहीं होगी, आपको कोई एक एग्जाम चूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीसरा केस है, बट ये बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा सब कुछ कर रखा होगा, जो क्यूआरई में भी बहुत तगड़े होंगे, जीएस कंपोनेंट में भी बहुत तगड़े होंगे, एफएम बैकग्राउंड के भी होंगे। तो अगर वो कोई ऐसा बच्चा है जो इन बैकग्राउंड्स का है और 10-12 घंटे पढ़ने के लिए रेडी है, तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ऑप्शन में फिट बैठता है। अब दोस्तों करना क्या है, कैसे हम जो है दोनों एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हैं अगर हम इस तीसरे ऑप्शन में फिट बैठते हैं। देखो आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एग्जाम की 10-12 घंटे प्रिपरेशन करेंगे, जहां पर पहली शिफ्ट फेज 1 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं टिल 18 अक्टूबर, पहली शिफ्ट आप लोगों को करंट अफेयर डेली 1 घंटा, क्योंकि जीए वाला पोर्शन जो है आरबीआई ग्रेड बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पोर्शन अगर आप कवर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी या ईओ एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। आरबीआई ग्रेड बी के करंट अफेयर में आप कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन ही प्रिपेयर करते हैं, लाइक आप फाइनेंस करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, आप आरबीआई नोटिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रिपरेशन को अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर और स्कीम स्टेप पे भी रखेंगे तो भी आप एपीएफसी और ईओ एग्जाम को मैनेज कर पाएंगे। तो करंट अफेयर आप प्रिपेयर करिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आपको हेल्प कर देंगे एपीएफसी या ईओ एग्जाम में। उसके बाद आप डेली 2 घंटे क्यूआरई की प्रिपरेशन करिए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी, और ये प्रिपरेशन आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी इन एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम ऑल्सो। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लेवल का क्यूआरई प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग एपीएफसी में भी क्यूआरई को अच्छे से मैनेज करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट क्या है कि भाई 3 घंटे हम जीएस कंपोनेंट डेली पढ़ेंगे, यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज को हम 1 बाय 1 कवर करना शुरू करेंगे। तो 2.5 घंटे पढ़ेंगे, 30 मिनट रिवीजन करेंगे। और तीसरी शिफ्ट हम देंगे ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स को, जहाँ पे अकाउंट्स आता है, आयरन लेबर लॉ आता है, सोशल सिक्योरिटी आता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक शिफ्ट में फेज 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और 2 शिफ्ट जो हमारी वो एपीएफसी और ईओ एग्जाम को जो है टारगेट हो रही है। तो 18 अक्टूबर तक तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि भाई आपका फेज 1 एग्जाम हो जाएगा, और अगर आपका फेज 1 एग्जाम अच्छा होता है तो आप फेज 2 एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो उस केस में जो क्यूआरई वाला टाइम है इसको आप कम करके और अपने ऊपर हल्का सा एक बर्डन 1 घंटे का और बढ़ा के आपको 2 घंटे डेली फिर एफएम के लिए देने चाहिए, क्योंकि एफएम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फेज 2 एग्जाम का। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि बीच में एपीएफसी ईओ एग्जाम भी आ रहा होगा 30 नवंबर को, और 6 दिसंबर को आपका जो है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम भी होगा फेज 2 का। तो उस केस में एफएम आपने इसी दौरान प्रिपेयर करना है। जब आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे तो क्वांट रीजनिंग की आप प्रिपरेशन 1 घंटा पर डे कर देंगे, और जो 1 घंटा बचेगा प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के आपने डेली जो है फेज 2 एग्जाम की तैयारी करनी है एफएम की। जो ईएसआई की तैयारी है वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर ईपीएफओ प्रिपरेशन में हो रखी होगी। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाहें तो 1 घंटा आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश या फिर टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बर्डन रहेगा, थोड़ा सा जो है एक हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, बट अगर आप रिस्क एपेटाइट वाले हैं कि भाई हाँ मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, मैं दोनों ही प्लान्स को टारगेट करना चाहता हूं, तो ये मेहनत फिर आप लोगों को कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअल में करना क्या है, हाउ टू चूज, मैं आपको कुछ क्लैरिटी के लिए पॉइंट्स दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि भाई आप पहली बार तो एग्जाम का सिलेबस चेक करिए। आप जब दोनों एग्जाम्स का सिलेबस चेक करेंगे तो किस एग्जाम से आप नेचुरली लिंक करते हैं, किस एग्जाम के सिलेबस को देख के आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपको उस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप नेचुरली फीलिंग किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तरफ फील करेंगे तो आप उसके सिलेबस को प्रिपेयर करते रहे, बर्डन फील नहीं करेंगे, आप मोटिवेशन के साथ तैयारी कर पाएंगे। बट अगर आप अपनी नेचुरल जो इंक्लिनेशन है उसके अलावा किसी और एग्जाम के सिलेबस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मोटिवेशन जनरेट करनी पड़ेगी उस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो पहले आप चेक करिए भाई कौन सा एग्जाम सिलेबस आप लोगों को ज्यादा नेचुरल फील होता है, आपको ज्यादा क्लोज फील होता है, और किस पर्टिकुलर सिलेबस से आप ज्यादा इंक्लाइन करते हैं। फिर दोस्तों आप दोनों ही एग्जाम से एक बार पीवाईक्यू चेक करिए। आपको इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में एक गाइड बुक का लिंक मिलेगा, आरबीआई ग्रेड बी की भी और एपीएफसी की भी, दोनों की पीवाईक्यूज आप चेक करिए, और उसके थ्रू आपको एक आइडिया लगेगा भाई कौन सा एग्जाम पैटर्न आपको ज्यादा सूट करता है। क्या आपको एपीएफसी ईओ का जो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करेगा वो ज्यादा सूट कर रहा है, जहां पे 2 ही स्टेजेस हैं, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर सीधा इंटरव्यू, या फिर आपको सीबीटी मोड, क्योंकि आप बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं, आईबीपीएस पीओ बैकग्राउंड के हैं, एसबीआई पीओ बैकग्राउंड के हैं, आपको जो है सीबीटी मोड जो है ज्यादा सूट कर रहा है, जहां पर आप फेज 1 फेज 2 और जो है इंटरव्यू देने के लिए रेडी है। तो कौन सा एग्जाम पैटर्न, कौन सा एग्जाम स्टाइल, कौन सा एग्जाम के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा सूट करते हैं, तो ये आप चेक करेंगे एक बार पीवाईक्यू से ना, आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि यार ये एग्जाम मेरे लिए ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है वो उस एग्जाम से मैच करता है जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था। तो ये सिचुएशन आपने चेक करनी है। फिर दोस्तों आपको तीसरा चेक करना है पॉइंट कि भाई आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आपको एक ही एग्जाम चूज करना चाहिए, आपको दोनों एग्जाम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत क्लियर कट मेरा ओपिनियन है कि भाई अगर 5 से 6 घंटे डेली पढ़ने के लिए रेडी हो तो वहां पर आरबीआई ग्रेड बी भी टारगेट करना और एपीएफसी भी टारगेट करना कहीं ना कहीं दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है, जो कि बहुत रेयर सिचुएशन होती है, तो आप इसको अवॉइड करिएगा। अगर टाइम ज्यादा है, 10-12 घंटे पढ़ सकते हो और बहुत हेक्टिक प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो और पहले भी अच्छा पढ़ चुके हो, तो उस केस में आपको दोनों एग्जाम्स की तरफ आना चाहिए। तो दिस वाज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको थोड़ी सी जो है हेल्प मिली होगी इस पर्टिकुलर मैसेज से। अब दोस्तों, अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स चूज करना चाहते हो, तो हमने आरबीआई ग्रेड बी के भी मल्टीपल कोर्सेज जो है लॉन्च कर रखे हैं और हमने यूपीएससी ईपीएफओ के भी मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज चूज करने के लिए आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप ईपीएफओ कोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको लाइव क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप अपने एग्जाम जो चूज करेंगे उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं फाइनली, और इनको चूज करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।